बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच के सफ़र के साथ मैं हूं सज्जाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर परवशा खान। बहुत शुक्रिया जी आपका। ये जो एक नेशनल सिक्योरिटी की जो पॉलिसी बनी है, ये आप डिफेंस कमेटी की भी मेंबर हैं, कि आपको कोई ब्रीफिंग दी गई है? ये क्या है कमेटी? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उस पर हमें इतनी ख़बर है कि एक पॉलिसी बनी है। जब ये पॉलिसी बन रही थी उस वक़्त भी हमने डिफेंस कमेटी में ये मुतालबा किया था कि आप इसको, जब ये बन रही है या तश्कील पा रही है, इसको हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपनी इनपुट भी इसमें दे सकें। अब दरअसल मामला ये है कि एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है, ये हमें इत्तला है। वो क्या है ये किसी को इल्म नहीं। डिफेंस कमेटी को भी जब ये पॉलिसी पास हो गई, जो हमारी एक कमेटी है ऑन नेशनल सिक्योरिटी, उसके बाद जो है इसरार के बाद, ये बहुत इसरार के बाद मुईद यूसुफ साहब आए और उन्होंने हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई पेपर नहीं दिया, कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी। बस हमें ये बताया गया कि 60 सफ़ों पे मबनी पॉलिसी है। 60 सफ़े जो डी क्लासिफाइड हैं और बाकी कई 100 सफ़े जो हैं वो क्लासिफाइड यानी कि सीगा राज में। अब सवाल ये है, हमें ये भी बताया गया कि इसमें कई 100 अफराद ने, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, कई 100 अफराद ने इसमें अपना इनपुट दिया है, जिसमें इंटेलिजेंसिया है, शायद पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी के हमारे डिफेंस पर्सनल होंगे, बाकी बहुत सारे और इस किस्म के लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना इनपुट दिया। अगर किसी ने नहीं दिया तो ये मैं बात आपको शायद वसूख से कह सकती हूँ कि पार्लियामेंट में से किसी के सामने ना ये पॉलिसी लाई गई, ना इनपुट मांगा गया, ना इनपुट दिया गया, ना ये आज तक मुझे और शायद आपको भी पता है कि पॉलिसी क्या है। बहरहाल वो पॉलिसी आ गई, उसके फ़ौरन बाद आपने देखा कि अनारकली में एक बम धमाका हुआ। अनारकली में बम धमाके का मतलब है कि आग जो है वो पंजाब की दीवारों को छू रही है। और ये बम धमाका जो है ये एक नई कोई बनी है तहरीक, जिसको शायद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या कहा जा रहा है। चंद हफ्ते पहले एक तहरीक बनी और उन्होंने अनारकली में, पंजाब के दिल में, लाहौर के दिल में धमाका किया। उसके बाद आप देखिए, उससे पहले भी कई माह से जब हम एक तालिबान से बातचीत करने के फ़ेज़ में थे, हम सुलह की एक डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे या किया या क्या हुआ उसका भी इतना इल्म नहीं। सिर्फ़ ये कि पार्लियामेंट में आके बताया गया कि सुलह का सोचा जा रहा है, फिर एक तरफ़ा तौर पे तालिबान ने वो सुलह ख़त्म कर दी। बहरहाल इस सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट से हमारा इतना ही ताल्लुक़ है कि हमें पता है कि बस है। अगर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स के बारे में नेशनल जो सेनेट की जो डिफेंस कमेटी है उनके लोगों को नहीं पता, तो फिर इस कमेटी का क्या फ़ायदा, फिर इस सेनेट का क्या फ़ायदा और इस पार्लियामान का क्या फ़ायदा? देखिए, इस बात में मैं आपकी बात को रद्द नहीं कर सकती कि पार्लियामेंट की वो इज़्ज़त, तौक़ीर, अफादियत नहीं है जो पहले दौरों में होती थी। और इसका ये मैं आपको एक वाज़ेह मिसाल दे रही हूँ कि आपके ये वाने वाला है और इसमें एक आपकी इन हालात में, जब देखिए इस वक्त भी हम पहले कहते थे हम हालत जंग में, आपको याद होगा 2007-8 में हम हालत जंग में थे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मामलात सुधरते गए। इस वक्त जो हालात हैं बलूचिस्तान में, एक फुल फ्लेजेड जो है एक अलहदगी की तहरीक चलाई जा रही है बलूचिस्तान में। इस वक्त आपके जो भी दुश्मन हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, साफ़ नज़र आ रहा है वो पहले से ज़्यादा ताज़ा दम होकर आए हैं और उन्होंने बड़ा वार किया। कल तक हम पहले जो हमारे हमले में फ़ौजी शहीद हुए नौशकी में और पंजगूर में, उस पर हम नोहा कना थे। उससे चंद दिन पहले एक बड़ा हमला हुआ जिसमें कई फ़ौजी शहीद हुए। उससे पहले तवातर से कभी अफ़गान सरहद पर, कभी कहीं, कभी इस्लामाबाद में आपकी जो है पुलिस को टारगेट किया गया, एक बड़ी मारूफ जगह। तो लिहाजा बात यह है कि अभी हमले तवातर से बढ़ रहे हैं। इस वक्त फ़ोकस बलूचिस्तान लग रहा है, कल इल्म नहीं कि वो किस शहर का या सूबे का रुख करें। अगर डिफेंस कमेटी के लोगों को ये नहीं बताया गया कि पॉलिसी क्या है, तो फिर ये कमेटी में आप क्यों बैठी हुई हैं? इस कमेटी का क्या फ़ायदा है? देखिए, इस वक्त इस कमेटी का
जहाँ तक कि पॉलिसी का सवाल है, मैं इस पे झूठ नहीं बोल सकती ना, हम जहाँ तक मैं भी उसका हिस्सा हूँ, सामने आता तो हमारे भी आता, हमें कोई ना डॉक्यूमेंट दिखाया गया, ना शेयर किया गया, ना हमसे पूछा गया। अब इसका हिस्सा रहने का क्या फ़ायदा है, ये तो मुझे इल्म नहीं, शायद कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि हम कुछ सवालात कर सकते हैं। और आज हमने अपने जो हमारे चेयरमैन हैं कमेटी के मुशाहिद सैयद साहब, उनसे हमने बाज़ाब्ता तौर पर ये इस्तदा की है कि वो कमेटी की मीटिंग बुलाएं और हमें सिक्योरिटी इदारों से इस पर ब्रीफिंग दिलाएं कि इस मुल्क में इस वक्त क्या हालात हैं। ये ब्रीफिंग, मैं आपकी बात पर इससे मुझे याद आया कि जिस वक्त तालिबान काबुल की तरफ बढ़ रहे थे और एक बड़ा ख़दशा था पूरे मुल्क में कि क्या होगा, और अगर ये काबुल पे कब्ज़ा करते हैं तो क्या होगा, उस वक्त भी हम इसी तरह ला इल्म थे, बेखबर थे, पार्लियामेंट बेखबर थी। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि पार्लियामेंट को ला इल्म रखा जा रहा है, लेकिन उस वक्त भी इसी तरह की एक बहुत हमारी कोशिश के बाद मीटिंग हुई जिसमें हमें मुईद यूसुफ साहब ने आके कुछ बातें बताई, जिसका लुबे लुबाब ये था कि कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। और उसके बाद आपने देखा कि हम बहुत खुश हुए कि हम दोस्ती करने जा रहे हैं और इस दोस्ती के नतीजे में हमें बड़े ट्रेड रूट्स मिलेंगे सेंट्रल एशिया तक। तो लिहाजा जो भी इस पॉलिसी को सोच रहा है, जो भी ये मामलात देख रहा है या जो भी मशवरे दे रहा है, उसके मशवरे इतने कारगर नहीं हैं। वो सोच कुछ नहीं है और हो कुछ और है। सोचा जा रहा था कि इनके यहाँ आने से शायद हमारे लिए बेहतरी पैदा हो, लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए कि इस वक्त तो लगता ऐसे है कि हम दोबारा 2007-8 के दौर में पहुँच गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हल्का इंतखाब जो है वो नेशनल असम्बली है, वो पार्लिमान है, और वो पार्लिमान को इतना बेतौकीर क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये तो मुझे इल्म नहीं कि वो इसको बेतौकीर क्यों करें, लेकिन ये मुझे इल्म है कि लीडरशिप के लिए भी कोई ट्रेनिंग एक चीज़ होती है। लीडरशिप या तो आपके अंदर एक अपनी अल्लाह की तरफ से दी हुई सलाहियत होती है, लेकिन अगर आप किसी को किसी ट्रेनिंग के बगैर लाकर बिठा दें तो ऐसे ही होता है। अब आप पार्लियामान की बात करते हैं तो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हमें आकर कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आप शदीद किस्म की जो तखरीब कारी के लिए तैयार हो जाएं। देखिए, आपको या मुझे या पाकिस्तानी कौम को मुतला कर देना कि आप इसके लिए तैयार हो जाएं, क्या ये काफ़ी है? आपका, मेरा और पाकिस्तान की अफवाज का और हमारे वो लोग जो लड़े हैं फ्रंट लाइन पे, उनके जान का, माल का तहफ़्फ़ुज़, ये ज़िम्मेदारी किसकी है? क्या इतला देने का मकसद ये है कि आप सजाद तरीन साहब अपनी जगह पे अपनी हिफाजत करें, मैं अपनी जगह पे अपनी हिफाजत कर सकूं तो करूं, नहीं कर सकें तो हम में से जो भी मारा जाए वो बस गया, अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन जिस मुल्क में आप पिछले दिनों में आप डेथ टोल देख लें, एक हफ़्ते से जिस मुल्क में इतने सोल्जर्स शहीद हों, इतने जवान जो हैं वो जान से जाएं, और इतने थोड़े अरसे में, और 2 मुख्तलिफ इंसिडेंट्स में, और हुकूमत के कान पे जूं ना रेंगे, उस मुल्क में आप क्या समझते हैं कि क्या पॉलिसी जो है वो इन प्लेस है? अगर ये कोई और मुल्क होता और इतने जो है जवान जो हैं वो इतने थोड़े दिनों में शहीद कर दिए जाते, तो मैं समझती हूँ कि वो हुकूमत इस वक्त तक बैठी ना रहती, या कोई बड़ा एक्शन जो है वो उसकी तरफ बढ़ जाते, लेकिन हम खामोश। आप नेशनल सेनेट की जो डिफेंस कमेटी है उसकी आप मेंबर हैं। कभी मुईद यूसुफ साहब जब ब्रीफिंग के लिए आए तो कभी आपने उनसे पूछा कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से क्या खिदमात रही हैं इससे पहले, और इससे पहले वो एक अमेरिकन थिंक टैंक के अलावा क्या काम करते रहे हैं कहीं? ये तो मैंने नहीं पूछा, ये तो पूछना उनका इमरान खान साहब का बनता है जिन्होंने उनको रखा है, और ये मुझे कोई ऐसी इल्म नहीं कि उनकी डिफ़ेंस के हवाले से क्या खिदमत है। लेकिन चूंकि अब वो इस पोजीशन पे बराजमान हैं और बैठे हुए हैं, और लेकिन मैं समझती हूँ उनका भी इतना कसूर नहीं, वो तो जो कहा जाएगा वो कह देंगे। कसूर तो उन लोगों का है जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। कसूर डायरेक्टली इस वक्त इमरान खान साहब के कंधे पर ये ज़िम्मेदारी है मुल्क और कौम की सिक्योरिटी की। क्या वो इस मामले को समझ रहे हैं कि किस तरफ जा रहे हैं? क्या वो आलमी साजिशों के ताने बानों को समझते हैं? क्या उन्हें इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसी आलमी साजिश का निशाना पाकिस्तान तो बनने नहीं जा रहा? ये तमाम वो बड़े ख़तरनाक किस्म के सवालात हैं जो शायद लोगों को, कुछ लोग इसको हंसी मजाक में उड़ाएं, लेकिन
लेकिन हुकूमतों को इन पे नज़र रखनी होती है। लेकिन इस वक्त इस हुकूमत की तो सिर्फ एक ही तरजीह है कि भाई इसको पकड़ लो, शहबाज शरीफ को पकड़ लो, जरदारी साहब को पकड़ लो, और वही पुरानी रागनी अलापो जो बयानिया खुद ही अपनी मौत मर गया, करप्शन और चोर डाकू का बयानिया। तो अब जो इस मुल्क में पावर्स दैट भी हैं, जो हल्के हैं, मुक़्तदिर हल्के हैं, उन्हें सोचने की ज़रूरत है। हम और आप तो इक़्तिदार में नहीं हैं, उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि आया इस माहौल में इस क़यादत जो क़यादत मौजूद है, इस पर आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। यानी विंटर ओलंपिक्स के लिए खान साहब गए हैं शायद चीन, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ आज मैं देख रही थी आपके फ़ौजी जवानों की लाशें उनके घर जा रही थी। ठीक है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो पलवा शाह खान से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर पलवा शाह खान। कैसी नेशनल सिक्योरिटी है? पहले तो हम उनको उनके घर में घुस के मारते रहे हैं हमारी अफवाज, अब वो हमारी चौकियों पे हमले कर रहे हैं। ये कैसी नेशनल सिक्योरिटी आई है? देखिए, ये आप सिर्फ इस बात पे गौर कीजिए कि ये 2-3 माह में पहले काबुल पे अटैक होता है, वो काबुल फॉल ऑफ काबुल होता है, काबुल उनके कब्ज़े में जाता है, फिर हमें कहा जाता है हमने सुलह कर ली। 1 महीने के अंदर अंदर वो सुलह एक तरफा तौर पे तालिबान ख़त्म कर देते हैं और हमले शुरू कर देते हैं। हमारी तरफ से अभी कुछ इल्म नहीं, ज़ाहिर है डिफेंस तो होगा जिस चौकी पे या जिस जगह हमले होंगे, लेकिन क्या हमारी कौमी सोच क्या है, इस पे क्या फैसला, क्या इस पर वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि वो जो मुतालबात हैं उनके वो ऐसे हैं जो पाकिस्तान के आईन और कानून में नहीं माने जा सकते। मुतालबात पहले दिन से ये थे, अगर आज नहीं माने जा सकते थे तो आज से 2 महीने पहले आपने कैसे मान के सुलह की? और तीसरी बात है कि उस वक्त जब आप किसी से ना पूछते हैं, ना किसी को साथ लेके चल, देखिए वो मामलात हैं जहाँ पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होगी तो आप लड़ेंगे। आखिर ऐसी क्या बात है कि हम जो है वो कोई सस्टेंड किस्म का लड़ाई नहीं लड़ सकते? दुनिया में बहुत मुल्कों ने लड़ाई लड़ी, श्रीलंका ने 25-26 साल लड़ाई लड़ी और अकेले लड़ी बगैर किसी सपोर्ट के, और आखिरी दहशतगर्द के ख़त्म होने तक वो लड़ते रहे। 25 साल लगे लेकिन लड़ते रहे। तो बात ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि हमें लड़ना चाहिए, लेकिन हमें कोई इस मामले पर तमाम लोगों को, क़यादत को, ये लोग जो है स्टेक होल्डर्स अवाम हैं, क़यादत भी अवाम है, इन सबको हमें कोई साथ बिठा के कोई बात करनी चाहिए, पहले ख़ुद करनी चाहिए, फिर इनको बताना चाहिए। रज़ा रब्बानी साहब ने शायद ये मुतालबा किया है कि ऐवान को एतमाद में लिया जाए, कमेटी ऑफ द होल पीपल्स पार्टी में सारी अपोजिशन ये कहती रही कि नेशनल बैंक को गिरवी रखा जा रहा है और ये ऐसा हम नहीं करने देंगे। फिर सेनेट में जिस अंदाज में ये बिल पास हुआ उसके बाद तो अब अपोजिशन को इस पर तनकीद करने का कोई हक नहीं रहा। देखिए, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग, देखिए, और वो भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी मुल्क की, ये आप सब बेहतर समझते हैं, किसी मुल्क को भी खोखला करना हो तो वार करने से पहले उसकी मईशत को तबाह किया जाता है। लिहाजा ये तो एक बड़ी बहस है कि किस तरीके से पास हो जाते हैं बिल, लेकिन सवाल तो सबसे पहले उस हुकूमत से होगा जो कि ये बिल लाई और जिसने बिल ला कर उसको बुलडोज़ किया। यानी वो अमेंडमेंट्स जो रूल्स का हिस्सा हैं कि उन पर बहस होगी, एक अमेंडमेंट पे वोट होगी, वो अमेंडमेंट्स भी जो हैं उनको बुलडोज़ कर दिया गया। तो लिहाजा अब ये तो चूँकि पास हो चुका है, और ये शायद हमारी भी थोड़ी सी इसमें गलती है कि हम उसको पास होने से बचा नहीं सके, लेकिन खैर अगर हम उस दिन इन्हें डिफीट देते तो ये एक जॉइंट सेशन कॉल कर सकते थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी सीधी इमरान खान साहब की शाह महमूद कुरैशी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर बड़ी तनकीद की और वो बड़े गुस्से में थे जब तकरीर कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वो आप बेहतर जानते होंगे, आपके इलाके के हैं, लेकिन नज़र तो कोई ऐसी बज़ाहिर वजह नहीं है, क्योंकि सियासत, देखिए सियासत है, सियासत कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी का नाम नहीं है। सियासत में भी कोई ना कोई हदूद और क़यूद और इंसानों से ताल्लुकात अफेक्ट नहीं होते। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो किया बहुत अफसोसनाक था, और जो उन्होंने अपना एक स्टेचर बनाया हुआ है वो उस स्टेचर से बहुत नीचे गिरे। और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं कि उन्हें इस कदर गुस्सा आया, या क्या वो वजूहात हैं कि वो किसी तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला हैं, तो वही जानते होंगे।
लेकिन पाकिस्तान में मैंने किसी शख्स को, महज़ब शख्स को, उनका साथ देते नहीं देखा, ना उनके अपनी पार्टी से भी नहीं देखा। बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। पंजाब में तो पीपल्स पार्टी के पास लोग नहीं हैं, तो फिर ये कैसे लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा? देखिए जी, बिलावल साहब ने बिल्कुल लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। लॉन्ग मार्च सिर्फ पंजाब में नहीं हो रही है, लॉन्ग मार्च सिंध से चलेगी और पंजाब से होते हुए साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद आएगी। अब उसमें लोग हैं या नहीं हैं ये तो हमें उस दिन पता चलेगा जब लॉन्ग मार्च यहाँ से गुजरेगी और लोगों का रिएक्शन क्या होगा, यही देखने के लिए हम पाकिस्तान में जितने भी लॉन्ग मार्च होते रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी लॉन्ग मार्च करती रही, लेकिन वो पहले एक अपनी मंजिल का तयन करती थी कि ये हमने करना है। आपने तो कोई मंजिल नहीं, सिर्फ सैर करने आ रहे हैं बिलावल साहब। नहीं देखिए जी, सैर करने तो इस तरह नहीं आया जाता, लेकिन ये है कि मंजिल तो हमारी इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद पहुंचकर जो हम कौम के लिए, मुल्क के लिए कर सकें, इस परेशानी से उन्हें निकालने के लिए और इन हालात से उन्हें निकालने के लिए जहाँ 2 वक्त की रोटी को ये कहते हैं कि अयाशी है, जहाँ एक इज़्ज़तदार आदमी जो अपना गुजारता था वक्त और इज़्ज़त और सफ़ेद पोशी का भरम रखता था, उसको भी इस हुकूमत के मुताबिक अयाशी कहा जाता है। गीज़र को इस हुकूमत के मुताबिक अयाशी कहा जाता है, गर्म पानी को इस हुकूमत के मुताबिक अयाशी कहा जाता है। लिहाजा मैं समझती हूँ कि ये एक जो मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है कि कौम को एक जो पावर्टी लेवल से पूरे 22 करोड़ को नीचे गिरा दिया। तो क्या आप लॉन्ग मार्च करके यहाँ बैठ जाएंगे, हुकूमत के खात्मे का कोई प्रोग्राम देंगे? क्या प्रोग्राम देंगे? ये तो फैसला तब होगा जब लोग साथ आएंगे, लोगों का मूड आएगा। ना है तो आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। नहीं देखिए, लोग जब हम गुजरेंगे हम तो लोगों को आवाज़ देंगे और हम देखेंगे कि फिर हमारे साथ किस किस्म का क्राउड चलता है, कितने लोग चलते हैं यहाँ आके। लोग वो फिर हमारी डिमांड नहीं होगी, मर्जी नहीं होगी, वो लोगों की डिमांड होगी। जो लोग चाहेंगे बैठना तो फिर कौन रोक सकता है किसी मौक़ को। शाह महमूद कुरैशी जब यूसुफ रज़ा गिलानी पर तनकीद कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी के लोग वॉकआउट तो कर सकते थे ऐवान से और कोरम की निशानदही भी कर सकते थे, कोरम पूरा नहीं था, लेकिन वो तो बैठे रहे और गुफ्तगू सारी थी शाह महमूद को सुनते रहे। देखिए उस वक़्त ये समझा गया शायद कि अगर वॉकआउट कर दिया जाए तो उसका वो ये मतलब लेंगे कि हम डर के या घबरा के निकल गए ऐवान से। और मेरे ख्याल में अच्छा एक तरीका था शाह महमूद कुरैशी साहब की ने जो एक अपने ऊपर क्या कहना चाहिए पीरी का और जो तालीम का और जो क्या कह शराफत का लबादा ओढ़ के चलते हैं, खुद ही उन्होंने उतार फेंका। पीपल्स पार्टी की तरफ से जब भी उनकी लीडरशिप पे तनकीद हुई है, जिस किस्म का रवायती रद्द-ए-अमल सामने आता था, इस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की दफ़ा तो कोई नहीं आया, सिवाय आपके किसी ने कोई बात नहीं की इस इशू पर। देखिए सेनेट में लोगों ने इसको बहुत बुरा समझा और ईवान में इस पे हमारे जो हलीफ हैं उन्होंने इस पे बहुत गुस्से का इजहार किया, लेकिन गिलानी साहब ने इसका जवाब नहीं दिया, ख़ुद भी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इतना नीचे गिरना जो है वो गवारा नहीं कर सकता कि मैं इस तकरीर का जवाब दूँ। मेरे ख्याल में इसमें अमूमी तौर पे अगर आप देखें तो ख़ुद शाह महमूद कुरैशी साहब का कद बहुत नीचे हुआ है। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? बल्दियाती इंतखाबात में अपनी मर्जी से पहले कानून बना लेती है सिंध में, जब फिर लोग एहतजाज करते हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं, ज़ख्मी किया जाता है, फिर वापस सरेंडर कर लिए जाते हैं। क्या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास कोई विजन नहीं है? देखिए हमने अपनी तरफ से एक अच्छा कानून दिया, उस कानून के नतीजे में अगर पार्टीज़ आके सड़क पे बैठ गई तो सवाल ये है कि आज से पहले ये पार्टीज़ तो कभी सड़क पर इस तरह नहीं बैठती थी। यकायक नामालूम अफराद आगे उन्होंने दुकानें बंद करा दी और तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के इस बल्दियात के कानून के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। तो लिहाजा इसके पीछे कोई मुहर्रिकात ज़रूर होंगे और वो मुहर्रिकात क्या थे? फ़िलहाल तो हमने जो एक हमारा तरीका तो यही रहा है कि हम कॉन्फ्रंटेशन को आगे नहीं बढ़ाते। हमने उस कॉन्फ्रंटेशन को फ़िलहाल जो है वो लपेट दिया है, क्योंकि हम ना ये डंडे चलाना चाहते हैं, ना डंडे उठाना चाहते हैं, ना अनरेस्ट चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तमाम जमातें ऐसे ही सब इकट्ठी हो गई और क्या वो नामालूम अफराद इतने साल बाद इसी तरह कहीं खामोशी से निकल आए और दुकानें बंद करा दी और आग लगा दी? ये बड़े सवालात हैं, ये देखने
के काबिल हैं मामलात, और मेरे ख्याल में इसके पीछे क्या मुहरकात हैं वो हम सब समझते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो पलवशा खान से पूछेंगे कि एक सर्वे आया है जिसमें बताया गया है कि पीपल्स पार्टी की कुछ एस्टैब्लिशमेंट से डील हो रही है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेंटर पलवशा खान। ये एक सर्वे आया जी कि पीपल्स पार्टी की और एस्टैब्लिशमेंट की कोई डील हो रही है। पता नहीं जी, मेरे तो इल्म में नहीं है। सर्वे वालों ने मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार लोगों से सवालात किए हैं और उसके नतीजे में एक सर्वे निकाल दिया है कि लोगों का ये परसेप्शन है। तो बात यह है कि मैंने तो ये डिमांड किया है कि आप बता दीजिए कि आपको इस सर्वे के लिए फंडिंग कहाँ से मिली, और ये मेरे ख्याल में हमारा हक बनता है कि हम पूछें कि ठीक है, आपने जो हमारे बारे में एक सर्वे दिया है, हम उसको जो है आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल तो नहीं उठाते, लेकिन ये तो हक है ना जानने का कि नीचे लिख दीजिए कि इस सर्वे के लिए हमें इस सोर्स से फंडिंग आई है या पैसे मिले हैं। जब तक वो फंडिंग की सोर्स हमें इल्म नहीं होता तब तक हम इन सर्वेस का मकसद कुछ और ही समझते हैं। पीपल्स पार्टी जो है उसने सिंध में कई सालों से वो इक़्तिदार में है, लेकिन ना कराची की हालत बदली है, ना अंदरून सिंध की सूरत हाल बदली है। गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, परेशानी है तो उसी तरह है। देखिए, ये तो खैर बहुत आपका वाइड रेंजिंग सवाल है। इसमें तो ज़्यादा बेहतर जवाब वहाँ के आवाम की जो है मर्ज़ी से समझ आता है। और फ़िलहाल आज तक जब तक हम बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी को सिंध के अवाम ने जो है फिर तमाम दीगर पार्टीज़ पर फौकियत दे के अपनी हुक्मरानी के लिए उनको इख्तियारात तजवीज़ किए हैं। तो इसलिए जब तक वोट पीपल्स पार्टी को पड़ेगा तो लोगों में कुछ ना कुछ तो सेटिस्फेक्शन है, और कुछ ना हालात बिल्कुल सही तो कहीं के नहीं होते, लेकिन जिस सूबे की आवाम तीसरी दफ़ा आपको वोट दे रही है तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सिंध में हुकूमत लेकर पंजाब में पार्टी के लोगों को पूछती ही नहीं है। वो अपने सिंध में अपने कामों में लगे हुए हैं, पंजाब में पार्टी नाम की चीज़ नहीं है। इस वक्त भी जरदारी साहब पंजाब पहुंचे हैं, लाहौर में हैं। कुछ अर्सा पहले भी जो आपने देखा है 133 का इलेक्शन था तो जरदारी साहब ने अकेले ज़ोरे बाजू पे वहाँ एक बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया, और पीटीआई के बाहर होने के बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी की 1-on-1 फाइट हुई, और उसमें पीपल्स पार्टी ने पहले से कई गुना अच्छा रिज़ल्ट दिया। एक गहमा गहमी हुई। लाहौर पंजाब का दिल है, और मैं समझती हूँ कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में भी आप यही देखेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने होंगे, क्योंकि पीटीआई का शायद टिकट लेने वाला भी कोई ना बचे। पंजाब में बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च जब करने निकलेंगे तो उनके साथ वो लोग होंगे जिन्होंने इंतखाबात में 300-300 वोट लिए हैं, 500-500 वोट लिए हैं, 2-2 हज़ार वोट लिए हैं। देखिए, ये मैं समझती हूँ कि उस वक्त चाहे 300-500 2,000 ही दिए गए हों, लेकिन वो किन हालात में दिए गए थे, क्यों दिए गए थे, किसके आने की राह हमवार की जा रही थी। इसी तरह पीटीआई के बहुत से लोगों को जो काउंसलर के इलेक्शन हार गए थे आज वफाकी वज़ीर हैं। तो लिहाजा ये तो वक्त और हालात पे मुनहसर है कि कल के जो हैं वो 3,000 वोट आज के 3 लाख वोट कैसे बन जाते हैं। उस वक़्त पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया गया, पीपल्स पार्टी को ना सिर्फ दीवार से लगाया गया, पीपल्स पार्टी के लोगों को चुन चुन कर इसी तरह एएनपी को, प्रोग्रेसिव पार्टीज़ को जो है ख़दशात सिक्योरिटी जो हैं वो लाहक थे, उनको ये कहा गया कि आप बाहर ना निकलें, और उनमें हमारे वर्कर्स को, हमारे कैंडिडेट्स को चुन चुन के मारा गया। आज भी मामलात इतने अच्छे नहीं हैं सिक्योरिटी के, और ये ख़दशात हमें लाहक हैं, इस लॉन्ग मार्च के हवाले से भी लाहक हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हमें आवाम की तरफ रजू करना है। आप ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात में पंजाब में कोई नशिस्तें ले सकेगी? जी, मैं समझती हूँ कि अगले इंतखाबात में पंजाब में पीटीआई का जो एक वोट बैंक बनाया गया था जाली, वो वोट बैंक धड़ाम से गिर पड़ेगा, और वो लोग जाहिर है जो कि इनके कैंडिडेट्स थे, पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में इस पीटीआई के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पाई जाती है।
वो ज़रूर लोग उसका इजहार वोट की शक्ल में करेंगे। और पीछे पार्टीज़ दो ही हैं, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी जो गली मोहल्ले की जमात थी उसको आसफ अली जरदारी और पार्टी की बाकी क़यादत ने वडेरों के सिर्फ अपने डेरों तक महदूद कर दिया गया है, और पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो वडेरों के हवाले कर दी गई है या मखदूमों के हवाले कर दी गई है। लेकिन पंजाब में तो कोई ऐसे वडेरे मेरी तो नज़र में नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी और उनके कज़न अहमद महमूद, देखिए वो दो लोगों को आप ये नहीं कह सकते कि वो दो अगर किसी एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पंजाब में ये जो अभी असलम गिल साहब ने लाहौर में मार्का मारा, ये कौन से बहुत बड़े जागीरदार हैं? इनके पास तो मेरे ख्याल में इलेक्शन लड़ने के भी जो है वो मामलात और फाइनेंसेस नहीं थे। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी दो लोगों पर तो मुश्तमिल नहीं है। पूरे पाकिस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे लोग। अटक से लाहौर तक जीटी रोड पर पीपल्स पार्टी के पास चंद लोगों के अलावा तो कैंडिडेट ही ऐसा नहीं है कोई जो इलेक्शन में हिस्सा ले सके या कोई इलेक्शन चंद माह में आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि जब पीटीआई की यहाँ से फरागत होगी तो वो तमाम लोग जो हैं कहीं ना कहीं का रुख करेंगे और नए लोग भी आएंगे, और इन्हीं दो पार्टीज़ के दरमियान अगला मार्का होना है। और हम फिर देखेंगे कि किस तरीके से लोग आते हैं। यहाँ हालात बदलते कोई देर नहीं लगती। और अब हम पंजाब की तरफ, जाहिर है जब पंजाब से इतनी बड़ी लॉन्ग मार्च गुजरेगी करिए से, गली गली से, तो मूड तो समझ आ जाएगा पंजाब का। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये लॉन्ग मार्च तो फ्लॉप हो जाएगा। देखिए लोगों का तो बहुत ये भी ख्याल था कि इमरान खान से कामयाब वज़ीर आज़म और कोई नहीं होगा। तो अगर लोगों के ख्यालात हैं तो कुछ भी हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रियासत मदीना की तर्ज पर पाकिस्तान को बनाना चाह रहे हैं, आप उसकी मुखालफत करते हैं? हम उसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन हम पाकिस्तान के अवाम को मज़हब के नाम पे बेवकूफ़ बनाने के ख़िलाफ़ हैं। ये काम शायद ज़ियाउल हक से ज़्यादा खान साहब ने बुरे तरीके से मज़हब को सियासत में घसीटा। अब आप मुझे बता दीजिए कि इस पूरी हुकूमत में मदीना नाम की या मदीना की तर्ज की कौन सी एक चीज़ बता दीजिए जो है। अब चूँकि आवाम की आंखें खुल गई हैं तो ये जो दो बयानी, एक मज़हब का बेदरीग इस्तेमाल और उनकी तरफ से इस्तेमाल जिन्हें ख़ुद शायद इतना इल्म नहीं है, और दूसरा ये जो बयानिया चोर डाकू और करप्शन का, इसका एहतसाब का बयानिया, ये दोनों मुंह के बल गिर पड़े। ना लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि ये कोई रियासत मदीना बनाने चले थे, ना लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि इन एहतसाब के मामले में इनका कोई जो है वो इस किस्म का इनके पास सबूत थे, ना इनके पास कोई विल थी, ना कोई इस किस्म के मामलात इस मुल्क में थे। एक पूरी पॉलिटिकल एलीट को इन्होंने, जो पॉलिटिकल एक क़यादत है उसको इन्होंने पूरा गंदा और बदनाम करके अपना जो है उल्लू सीधा करने की कोशिश की। वो हो ज़रूर गया तीसरे चौथे साल में, लेकिन अब वो बुरी तरीके से जो है वो ज़वाल की तरफ गामज़न। अगर ये इतनी हुकूमत जो है वो आवाम के लिए मसाइल पैदा कर रही है तो क्यों नहीं सारी अपोजिशन जमा होकर अदम एतमाद की तहरीक क्यों नहीं पेश करती? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। अदम एतमाद की तहरीक असूलन तो पेश हो जानी चाहिए, लेकिन आप भी जानते, मैं भी जानती हूँ कि उस मामले तक पहुँचने के, उस मंजिल तक पहुँचने में रास्ते में क्या क्या रुकावटें आती हैं। क्या बहुत से कमज़ोर लोग, क्या अपोजिशन इस वजह से खौफज़दा तो नहीं है कि जैसे अदम एतमाद चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ लाए थे, अक्सरियत होने के बावजूद नहीं हो सकी थी? देखिए अदम एतमाद तो इतना आसान काम नहीं होता, और हमारे मुल्क में सिर्फ दो पार्टीज़ तो फैसले नहीं करती ना कि किसने रहना है और किसने जाना है। और भी बहुत से लोग होते हैं जो फ़ैसला साजी में इस किस्म की कास्टिंग वोट उनका होता है। तो लिहाजा अब कास्टिंग वोट जब तक अपने हाथ में नहीं होता तब तक शिकस्त के लिए तो अदम एतमाद। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि कास्टिंग वोट ने अभी फैसला नहीं किया कि अदम एतमाद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए मुझे तो ऐसे सच इल्म नहीं है, लेकिन जो हम देख कर तज्जिया लगाते हैं इस वक्त तक तो कास्टिंग वोट को सख्त परेशान होना चाहिए। मुल्की माशी हालात पर, मुल्की जो सिक्योरिटी हालात हैं और हुकूमत की नाअहली पर, यानी जो शख्स कुछ ना कर सके उससे आप उसके हाथ में आपने अपने एटमी असासे थमा दिए। और इस वक्त मैं आज किसी अमरीकी जर्नल की पढ़ रही थी तकरीर, जिन्होंने खदशात ज़ाहिर किए हैं कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से जाने के बाद ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा ख़तरा पाकिस्तान को है, और वो ख़तरात वो हैं जो पहले उन्होंने नहीं निपटे।
तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ऐसा नाजुक मरहला है जिस पे कास्टिंग वोट को सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए आपस में। आपने अमेरिकन की बात की, क्या अमेरिकन जब अफगानिस्तान से निकले या निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने हमारी क़यादत को एतमाद में नहीं लिया होगा? देखिए, एतमाद में लिया नहीं लिया, हमारी क़यादत को ख़ुद भी तो कुछ खबर होनी चाहिए ना। जिस घर में आप रहते हैं, आपके हमसाए में अगर आग लग जाए तो आपको बू तो आएगी, तपिश तो महसूस होगी, धुआं तो देखेंगे। हम इतने बेखबर लोग तो नहीं हैं कि हम उस खित्ते में जहाँ से रूस को हमने भगा दिया हमें ना पता चले कि क्या हो रहा है। दहशतगर्दी की जो नई लहर आई है, इसके खात्मे के लिए क्या किया जाए? देखिए, मैंने तो आपको कहा इसके खात्मे के लिए एक बहुत बड़ी एफर्ट होनी चाहिए। सबसे पहले अपने लोगों को मिलाएं साथ, सबको बिठाएं, पूछें, सोचें। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये चोर डाकू हैं, इनके साथ में बैठना नहीं चाहता। प्राइम मिनिस्टर अकेले जाके लड़ लेना। प्राइम मिनिस्टर ने तो ये भी कहा था कि हम कश्मीर का मैं जब आपको कहूँ तब आप LOC क्रॉस कर जाना। कहाँ गई वो LOC? 1 घंटा हमने धूप में खड़े होना था, कहाँ गई वो तमाम? कश्मीर का वकील बनना था, कुलभूषण को हमने जो है वो फांसी देनी थी। मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कहाँ गया? हम अपनी जो इन्होंने एक अपना नैरेटिव बनाया था उससे गिरते 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 आज ये कहाँ पहुँच गए? ये वही वज़ीर आज़म हैं जो इन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ जब वो अभिनंदन आया था, मैं अमेरिका पे हमला भारत पे से जंग कर लूँ। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कोई और मसाइल भी आप देख रही हैं? ये बहुत नहीं है जो ऑलरेडी हैं, मुआशी, सिक्योरिटी के, यानी कि एक 22 करोड़ लोग जो कि परेशान हैं, बदहाल हैं, जिन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या करना है। क्या ये रेसिपी फॉर डिज़ास्टर इसे कहते हैं? ये वो नहीं है कि ये उम्मीद रखी जाए कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले अपनी टारगेट और मंजिल बताएंगे कि क्या है, वो इस्लामाबाद में आके क्या करेंगे? देखिए, टारगेट इस्लामाबाद है, इससे बड़ी क्या बात है? तो नहीं, क्या हुकूमत ख़त्म कर देंगे, वो धरने तक बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? कोशिश यही है कि हुकूमत से जान छुड़वाई जाए, लोगों की इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए। मियाँ नवाज शरीफ और चौधरी एतजाज़ ने जब लॉन्ग मार्च शुरू किया था तो वो गुजरांवाले नहीं पहुँचे थे, तो जज बहाल हो गए थे। तो आपकी को भी कोई ऐसी यकीन दहानी कराई गई है? यकीन दहानी तो नहीं कराई गई है, लेकिन हमें पाकिस्तान के लोगों के पर यकीन है और हमें आवाम की नब्ज़ पे चूँकि हमारा हाथ है तो हमें पता है कि लोगों में किस कदर बेचैनी और इर्ताश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, सेनेटर परवशा खान की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।